नमस्कार बच्चों। वोल्केनो का टॉपिक आज हम हमारा कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी वीडियोस इस पर बन गई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसे इसके अंदर इससे जुड़े हुए अभी भी बाकी हैं जिनकी जानकारी होना एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक्चुअली बेटा इसलिए नहीं कि वोल्केनो तुम्हारे फर्स्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे जो जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे वो बीएड करने के लिए जाओ तब है, या और भी किसी भी तरह के एग्जाम्स आप फाइट करते हैं, तो जब जहाँ पे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर वोल्केनो एक ऐसा पार्ट है जो जिसका एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आ ही जाता है। तो इसलिए भी हमने इस टॉपिक को इतना लंबा लिया और इसके हर एक एस्पेक्ट पर हमने बात करने की कोशिश की। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज हम ज्वालामुखी के अंदर किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेटा ज्वालामुखी के भूदृश्यावली पर। भूदृश्यावली या ज्वालामुखी के भूदृश्य जो हैं उनसे क्या मेरा यहाँ पे मतलब है, तो उस चीज को समझें कि जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब भी ज्वालामुखी विस्फोटित होता है, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग संरचनाएं बनेंगी। ये हम बात कर चुके हैं कि इस तरह से पर्वतनुमा संरचनाएं, वहां से जब मैग्मा बाहर की तरफ आता है तो वहां पर वो जमेगा भी धीरे धीरे ठंडा होने के बाद में। और उस निकलने के लिए, बाहर निकलने से पहले उस पर्वतीय भूभाग के नीचे की तरफ यानी धरातल के भीतर भी ये विभिन्न प्रकार की भूदृश्यावलियों को जन्म देते हैं। तो कौन कौन सी होती है वो, उसके बारे में हम बात करें। ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं ये उसी तरह की भूदृश्यावलियों से रिलेटेड डायग्राम है जिसको हमने 2013 के अंदर नीथ ए बेविस एक राइटर थे जिन्होंने अपनी बुक में से मेंशन किया। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने वहीं से लिया हुआ है बेटा, ताकि मैं आप लोगों को ये बेहतर तरीके से बता सकूं। तो अब मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करती हूँ, बताती हूँ कि किस तरह से अलग अलग चीजें बनती हैं। तो आप देखिए, ये जो ब्राउन कलर के अंदर आपको दिखाया गया है ये पूरा का पूरा आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो है ये पर्वतीय संरचना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा धरातल के ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है एक पर्वतनुमा संरचना। लेकिन ये जो नीचे का पार्ट है, इससे लेकर के हम ये जो नीचे की तरफ आते जाते हैं, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है धरातल के भीतर की तरफ जो अलग अलग संरचनाएं पाई जा रही हैं, जो अलग अलग चट्टानी भूभाग पाया जा रहा है, वो यानी कि ये बेड रॉक है जिसके ऊपर पर्वतनुमा संरचना बनी हुई है। तो जो जो मैग्मा की बात हमने की थी कि अंदर कहीं ना कहीं मैग्मा चैम्बर हो जाता है, वहां से फिर वो ऊपर की ओर आता है। तो वो जो मैग्मा चैम्बर जो है वहां से ऊपर निकलने तक विभिन्न संरचनाओं के रूप में ये मैग्मा जमा होता है और उसी के आधार पर हम विभिन्न भूदृश्यावलियों का नामकरण करते हैं। यहाँ पर हम सुने समझें उस चीज को। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि आपका मीडियम चाहे हिंदी है या इंग्लिश है, ये जो स्थलाकृतियां हैं इसको आप इंग्लिश वर्ड ही याद रखें, क्योंकि इसका जो हिंदी वर्ड है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जब भी, और अगर अगर हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में अगर कहीं कोई मिस्टेक रह जाती है तो हमेशा इंग्लिश ट्रांसलेशन को सही माना जाता है। इसलिए जो जो भूदृश्यावली का जो नाम है वो आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे। स्पेलिंग भले ही आप उसको एग्जैक्टली ना रखें, लेकिन उसके प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो आप जरूर याद रखेंगे। तो सबसे नीचे की तरफ देखें, वहां पर हमने एक वर्ड लिखा हुआ है और इस वर्ड को हम कहते हैं बैथोलिथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं बैथोलिथ। तो बैथोलिथ क्या है कि आराम से जो बैठा हुआ और लेटा हुआ है। ठीक है, याद रखने के लिए बैथोलिथ यानी मैग्मा चैम्बर से इस तरह से ऊपर की तरफ एकत्रित हो जाए कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, और उभार लिए हुए थोड़ी संरचना के साथ है, लेकिन मात्रा बहुत ज्यादा है और उभार में नीचे और ऊपर सभी तरह की संरचनाएं हैं, तो उसे हम कहेंगे बैथोलिथ। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए कि एक सिंपल ऊपर की ओर बढ़ती हुई ये एक संरचना आपको दिखाई दे रही है जो लंबी और पतली है, लेकिन कैसी है, लंबवत, वर्टिकल है। इसका जो जो टाइप है ये वर्टिकल है। एक आपने यहां देखी, एक आप यहां पर उसी तरह की संरचना देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर बढ़ती हुई। ऐसी एक संरचना आप जो है ये देख पा रहे हैं, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ती हुई, लंबी
पतली और लंबवत। अगर इस तरह की कोई पाइप नुमा संरचना है जहां पर मैग्मा जमा है तो उसे हम कहते हैं डाइक। उसे हम क्या बोलते हैं? डाइक। ठीक है। लेकिन अगर लंबी और पतली संरचना समानांतर है, धरातल के समानांतर है, वो वाली कैसी थी? लंबवत। अगर दूसरी वाली समानांतर है तो उसे हम बोलेंगे सिल। और सिल देखो बेटा, एक तो आपको ये दिखाई दे रही है, एक आपको इसी के लेफ्ट के अंदर भी दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिल। सिलबट्टा होता है ना, सिल कैसी होती है? सिल या शिला जो होती है वो धरातल पर समानांतर होती है, इसलिए इसका नाम हो गया सिल। याद रखना, अभी तक हमने तीन चीजें की। बैथोलिथ एक बहुत बड़ी संरचना जहां पर ये एकत्रित है, लंबी पतली लंबवत जिसे हमने कहा डाइक, लंबी पतली समानांतर जिसे हमने कह दिया सिल। ठीक है। अब चौथी जो संरचना है वो हमारी हो गई लैकोलिथ। ये इस तरह की संरचना है, एक छोटे से पहाड़ नुमा संरचना, यानी कि जो जो मैग्मा है उसकी तरफ ये समतल रहेगी और ऊपर की तरफ इसके अंदर उभार नुमा संरचना अगर बन जाती है तो उसे हम कहते हैं लैकोलिथ। इसी की अगर उल्टी बने, यानी कि ऊपर की तरफ तो प्लेन बने और नीचे की तरफ से गड्ढे नुमा संरचना बने, मैं यहां बना रही हूं बेटा, अगर इस तरह की गड्ढे नुमा संरचना के अंदर इकट्ठा हो जाता है मैग्मा तो उसे हम कहते हैं लोपोलिथ। याद रखना, लैकोलिथ। लैको क की जब बात आ रही है तो ऊपर की ओर उठा हुआ है, और लोपोलिथ प की जब बात आ रही है लोपोलिथ तो उसमें गड्ढे नुमा संरचना है। ठीक है। तो ये हमारी अंदर की संरचनाएं हो गई। बाहर किस तरह की संरचनाएं बनती हैं हम आगे की डायग्राम्स के अंदर देखते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं हम। इसमें जो दृश्यावली होती है वो राख या सिंडर शंकु के रूप में होती है। ये कौन सी दृश्यावली हो गई बेटा? ये जो शंकु बनेंगे, ये शंकु बनेगा धरातल के ऊपर। पहले के डायग्राम में चल के देखो, ये जो धरातल ये जो धरातलीय भूभाग है आप देख रहे हो कि ये माउंटेन है और ये माउंटेन की सरफेस आ गई। ठीक है। अगर इस सरफेस पर यहां से निकलते हुए बाहर की ओर आएगा तो क्या होगा? अगर ये कम विस्कस होगा, यानी कि ज्यादा गाढ़ा होगा, तो जहां से निकल रहा है वहीं पर ये जमने की कोशिश करेगा। अंदर से लगातार निकलता जा रहा है और यहां से जमता जा रहा है, तो क्या होगा? एक शंकुनुमा संरचना, वो जो आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये एक शंकुनुमा संरचना जो है वो तैयार हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं? सिंडर शंकु कहते हैं। ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, सिंडर कोन या सिंडर शंकु, इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ये जो डायग्राम जो बनाया हुआ है, इस डायग्राम में ये धरातल, धरातल के ऊपर का भाग है बेटा, ये वाला। ठीक है। और ये उसका उसका जैसे हम केक को कट करते हैं तो अंदर की चीजें दिखने लगती हैं, तो ठीक वैसे ही ये आपको काट के बीच में से हटा के आपको दिखाया कि अंदर कैसे है। ये यहां से क्या बन के आया? ये डाइक जो लंबी और पतली है, यहां से जब ऊपर की ओर ये जमा होता जा रहा है दोनों तरफ, तो आप देखेंगे कि ये एक शंकुनुमा, शंकु कैसा होता है? कोन, ऐसा शंकुनुमा संरचना जो है वो यहाँ पर बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अम्ल या लावा का गुंबद बनना, यानी कि ऊपर की तरफ से, वो तो शंकु था, कोन था, अगर ऊपर की तरफ से लगातार तप्त लावा निकलता जा रहा है तो वो क्या है? वो आपके ऊपर की तरफ से स्मूथ कर्व लिए हुए होता है, तो उसे हम कहते हैं अम्ल या लावा गुंबद। नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल है इसका पुंडे डोम ऑफ पुडे डोम ऑफ फ्रांस। फ्रांस में ये जो आपको यहाँ पर गुंबद नुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये जो गुंबद नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये उसी अम्ल या लावा गुंबद जो फ्रांस के अंदर है उसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसिक लावा, अगर हो देखो अम्लीय लावा होता है तो क्या होगा? शंकु बन जाएगा या लावा गुंबद बन जाएगा। लेकिन अगर बेसिक लावा होगा तो बेसिक लावा क्या होता है बेटा? थोड़ा सा पतला होता है। पतला होने की वजह से वो दूर तक फैलता हुआ जाता है, तो क्या बनेगा हमारे पास में? लावा का मैदान या लावा का पठारी भूभाग बन जाता है। और भारत के अंदर दक्कन का पठार जो है, डेक्कन प्लेटो, वो इसी तरह के बेसिक लावा से बने हुए प्लेटो का एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या होगा? आप ये देखो, ये शंकुनी बन करके ये बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ लावा शील्ड या लावा
मैदान भूभाग जो है वो बन जाता है। ये हवाई का मोनोलोआ शील्ड जो है वो इसी तरह का एग्जाम्पल है। लावा पठार जो बनते हैं वो इसी तरह के एग्जाम्पल हैं। अब फिर है हमारे पास में शंकुष्त शंकु। एक शंकु जो बड़ा बन गया, अगर दूसरी बार एक्सप्लोजन जो हुआ उस शंकु का थोड़ा सा पार्ट अगर हट गया तो उसके अंदर एक छोटा सा एक और शंकु बन जाता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर वो ऊपर के दोनों शंकु हट गए हैं और आपको ये गड्ढे नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो शंकुष्त शंकु, पहली बार अगर लावा बड़ा निकला तो बड़े एरिया को हटाया उसने, दूसरी बार लावा अगर पतली यानी डाइक अगर पतली निकली तो उसने छोटे से एरिया को हटाया। इस तरह से बड़े के अंदर अगर छोटा बनता है तो उसको हम शंकुष्त शंकु कहते हैं। मिश्रित शंकु में क्या होता है, एक के अलावा बहुत सारे शंकु बन जाते हैं। जैसे ये जो है फर्स्ट, ये तो आपका मेन है, और उसके अलावा ये जो साइड के अंदर डेवलप हो रहे हैं ये आपके कंपोजिट कोन्स, इनको हम कहते हैं मिश्रित शंकु। उसके बाद कॉल्डेरा क्या होता है बेटा, कॉल्डेरा का मतलब होता है कि जो शंकु बने वो शंकु धीरे धीरे खत्म हो गए, मेल्ट हो गए, तो एक गड्ढे नुमा संरचना बन गई और उसी को हम कहते हैं कॉल्डेरा। और इसके लेटर ऑन क्या होता है कि बारिश अगर हो गई, बहुत सारे ज्वालामुखी जो हैं वो ऐसे हैं जो शांत पड़े रहते हैं, तो वहां पर ये गड्ढा नुमा संरचना जो है वो पानी से भी भर जाती है, तो बहुत सारी जगह पर ये झील भी बन जाती है। तो ऐसी ऐसी झीलों को हम कॉल्डेरा झील कहते हैं। ज्वालामुखी प्लग बीच में से अगर बहुत तीव्रता से तीखा ऊपर की ओर निकला हुआ अगर कोई ज्वालामुखी भूभाग होता है तो उसे हम ज्वालामुखी प्लग कहते हैं। ये क्रेटर झील जो मैं आपको बता रही हूँ, कोल्डेरा के अंदर अगर पानी जमा हो जाता है तो उसको हम क्रेटर या गड्ढेनुमा झील भी कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी पर्वत पूरा का पूरा बहुत बड़ा पर्वत, आप इससे पूरा का पूरा पर्वत जो है वो इसी तरह से इसी मटेरियल से बना हुआ है। तो ये सारा हमने बात कर ली ज्वालामुखी की विभिन्न, जिसको हम कह सकते हैं कि विभिन्न, जिसको विभिन्न संरचनाएं जो बनती है, ये बात हमने उसके बारे में की। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेटा कि ज्वालामुखी का विश्व वितरण, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। अगर आप लोगों को कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उस चीज़ को व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि मेरा नंबर वहां पर मौजूद है, तो उस व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे ये जानकारी दे सकते हैं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे देना है, तो वो उससे रिलेटेड जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू बच्चों।